नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बजट सत्र के दूसरे चरण की हुई शुरुआत। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का फिर हंगामा। राहुल गांधी ने सदन में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य से जुड़े 15 ठिकानों पर ईडी की रेड में भारी मात्रा में कैश बरामद। एक्शन से बौखलाई कांग्रेस। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए धड़ाधड़ एक्शन। संगम विहार के बाद वसंत कुंज इलाके में भी हुई जांच। संदिग्ध लोगों के चेक किए जा रहे हैं दस्तावेज। बिहार में आरक्षण पर मचा घमासान, तो गोपालगंज से बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार। कहा, बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। तो पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी की मांग। भारत की जीत की जश्न में पत्थरबाजी, फायरिंग, झड़प और शहर भर में तनाव। मध्य प्रदेश के मऊ में भड़की हिंसा, तो वहीं भीलवाड़ा में गैंगरेप और लव जिहाद की घटना पर हंगामा। वीएचपी समेत कई संगठनों का बंद। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में केंद्र सरकार का फोकस वक्फ संशोधन विधेयक पारित करना, बजटीय प्रक्रिया पूरी करना और अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने पर है। आज अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों ही सदनों में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने मणिपुर हिंसा, ट्रंप प्रशासन के साथ भारत के संबंध और मतदाता सूचियों में हेरफेर जैसे मुद्दों पर संसद में हंगामा करता नजर आया। तो लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। क्यों राहुल गांधी वोटर लिस्ट पर चर्चा चाहते हैं? देखिए, आज एक बात तो साबित हो गया कि कोई भी विपक्षी एकता नाम की चिड़िया अब संसद के अंदर मौजूद नहीं है। सारे लोग, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, सबका अपनी डफली, अपना राग। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कोई यूनाइटेड एजेंडा नहीं है। इंडी गठबंधन खत्म हो गया। तो पहली चीज तो आज वो साफ साफ सदन में दिखा। दूसरा, राहुल गांधी पे कैसे कोई यकीन करेगा? दो बातें तो होगी नहीं। आप गुजरात में जाकर के कहते हो कि हमारे आधे लोग जो हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर और कार्यकर्ता, वो बीजेपी के एजेंट हैं। फिर उसके बाद ये कहते हो कि भाई हम चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो जाती है। भाई दोनों चीज तो चलेगा नहीं एक साथ। मतलब ये कि जयचंदों की भरमार कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है। पार्टी के लिए लोग काम नहीं करते। आपकी पार्टी में रह के आपके नेता, आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और दोष आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर और वोटर लिस्ट पे दे रहे हो। वैसे राहुल गांधी को यह जानकारी होनी चाहिए कि जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम के जो चट्टे बट्टे हैं, कोई एनजीओ है, कोई एडीआर है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। अभी हाल में सब प्रॉब्लम्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर वापस आए। सुरजेवाला कोर्ट गए, डांट खा के वापस आए। भाई आदत है कि सुधर नहीं रही। आप डिस्कशन करना चाह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है। चलिए भाई, डिस्कशन करना भी है, मांग भी करनी है। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर की तरफ से एक घोषणा की गई कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वो जाएं और सारे सवाल जो हैं आपके ईवीएम को लेकर के हो या फिर वोटर लिस्ट को लेकर के है, आप जाकर के बात कीजिए। कोई शिकायत है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ईवीएम का गाना खत्म हो गया। वो बैटरी की थ्योरी आई थी राहुल गांधी के दिमाग की उपज, तो बैटरी की थ्योरी भी फेल हो गई और सब कोर्ट से फेल हो रहा है। अब वोटर लिस्ट के ऊपर ही, जिसको लेकर के भी ऑलरेडी खुलासा हो गया है, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझा सकता है?
राहुल गांधी तो निराले व्यक्ति हैं। जी, अब बात छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े शराब घोटाले मामले में ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम आज सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित घर पर छापेमारी करने पहुंच गई। इसके अलावा दोनों से जुड़े लोगों के कुल 15 ठिकानों की भी ईडी ने तलाशी ली है। ईडी की इस कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता मीडिया के सामने आए और कहने लगे कि बीजेपी कांग्रेसियों को परेशान कर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों में इस रेड के खिलाफ कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। छापेमारी को लेकर भूपेश बघेल के ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 7 वर्षों से चल रहे झूठे केस को जब अदालत ने बर्खास्त किया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर कोई इस षड्यंत्र के जरिए पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। बड़ी बात यह है कि रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने मशीन मंगाई है, नोटों की गिनती चल रही है। कैसे भूपेश बघेल फंस गए हैं? देखिए, बेटे का नाम क्या रखा, चैतन्य, और काम देखिए कि क्या हो रहा है। पहली चीज, जब ये मुख्यमंत्री थे तब शिकायत हुई, तब ये घोटाला का पर्दाफाश हुआ। इसलिए मत कहें कि भाई बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। छापेमारी हुई, हाँ हुई। अब तक 205 करोड़ रुपए जब्त किए गए। आपका जो चहेता आबकारी मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर जो था, जैसे केजरीवाल का सिसोदिया था, शराब मंत्री, वो जेल गया या नहीं गया? 75 करोड़ रुपए उसके पास से मिले या नहीं मिले? जब्ती हुई या नहीं हुई? तो अगर 75 करोड़ का हिसाब दे दीजिए तो आपकी बात मानी जा सकती है। आपके एक मिनिस्टर के पास से 75 करोड़ रुपया कहां से आया, इसका जवाब दे दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। और अगर जवाब नहीं है तो उसका मतलब है कि इसने हेराफेरी की। अब आते हैं कि भाई क्या किया आपने। भाई इस बात के सबूत मिले हुए हैं कि जब आपकी सरकार चल रही थी तो फर्जी होलोग्राम बना करके नकली बोतल में जहां तहां से शराब आप बेच रहे थे, सरकारी दुकानों का इस्तेमाल करके, सरकारी दुकान के अंदर ये नकली और फर्जी और प्राइवेट शराब बेचे जा रहे थे, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के बेटे थे। अब उसका तो हिसाब किताब है नहीं। ईडी कह रही है जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान आपने पहुंचा दिया राज्य को, तो अब इसका हिसाब किताब तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इस देश में अधिकारी, छोटे मोटे लोग, वो जांच सिर्फ उनकी जांच होगी। कोई मुख्यमंत्री का लाडला है तो उसकी जांच नहीं होगी, तो कानून है नहीं। और कहां छत्तीसगढ़ और कहां पंजाब। पंजाब में तो अभी 1 महीने पहले आप इंचार्ज बने हो बघेल साहब, अभी 1 महीना पहले इंचार्ज बने हो। यह मामला तो आप ही बता रहे हो कि 7 साल पुराना है। तो पंजाब का कनेक्शन ईडी के एक्शन से कैसे मेल खा रहा है? मतलब पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, और मस्त होकर के जो है, बेखौफ होकर के जब सरकार और सत्ता रहे पास में तो माल कमाओ। जी, अब बात दिल्ली में बीजेपी सरकार के एक्शन की। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने संगम बिहार इलाके में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने यहाँ रह रहे लोगों के पहचान प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी देखे, साथ ही उनके मूल निवास स्थान और वो कहाँ के रहने वाले हैं जैसे सवाल भी पूछे। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही है। वसंत कुंज स्थित जय हिंद कैंप में भी बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने करीब 200 लोगों के पहचान और नागरिकता संबंधित दस्तावेज को जमा कराए हैं। पूरे दिल्ली में कहां पे ये कार्रवाई चल रही है? 13-14 जगहों पे कार्रवाई चल रही है, और ये कार्रवाई पिछली कार्रवाई से अलग है। अमित शाह ने मीटिंग ली, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, तमाम तरह के खुफिया एजेंसियों के साथ, और वहाँ तय हुआ
कि बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को वो बाहर फेंकना है, और ये भी दिल्ली से शुरुआत हो रही है, पूरे देश में होगा। 2 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ पे हैं, धर्मशाला खोल के बैठे हुए हम लोग। अब नया क्या है ये भी समझ लीजिए, और बड़ा सही काम इस बार पुलिस कर रही है, दिल्ली पुलिस। वहां पहले क्या होता कि भाई आइडेंटिफिकेशन करना है, जो पिछली बार भी हुआ था जब इलेक्शन के ठीक पहले बवाल मचा था, तो वहां पे पुलिस जाती थी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सब देख करके वापस चली आती थी, कहते भाई हम यहीं के। इस बार नया एडिशन हुआ है। एडिशन क्या है? बैंक अकाउंट मांगा जा रहा है। जितने बैंक्स हैं, सबसे कहा गया है कि भाई आप उन ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी दीजिए कि जिसमें पैसा बांग्लादेश गया या बांग्लादेश से आया। साथ ही साथ सबका सोशल मीडिया अकाउंट, और बनाओ रील, सब लोग जाएंगे नपेंगे इस चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चल रहा है ना, तो वो सारा अकाउंट भी माना गया है, फोन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट नंबर। बैंक से ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम चलेगा, और यहां इनका आई कार्ड सामने आएगा। भाई बैंक तो किसी को विदेशी ट्रांसफर होगा तब तो उसका नाम पता सब होगा। और मैं आपको बता दूं, भागे जा रहे सारे लोग। अब उनको समझ में आ गया कि अब पकड़े जाएंगे। मतलब ये कि जो कोई भी बांग्लादेशी यहां होगा, फोन पे बात किया होगा, उसका परिवार तो उधर ही है, कभी फोन पे बात किया होगा, पैसे भेजा होगा या पैसे मंगवाए होंगे, सब नपने वाले हैं। इसलिए हाहाकार मचा हुआ है। अभी देखिए बांग्लादेश को लेकर के ये तमाम विपक्षी पार्टियां, जिन लोगों ने बांग्लादेशियों को एक वोट बैंक की तरह पाल पोस करके रखा था, अभी चीखने चिल्लाने वाले हैं। जी, अब बात बिहार की राजनीति की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के 65% आरक्षण देने के बयान को लेकर सियासी हलचल जारी है, तो वहीं बिहार में बाबाओं के दौरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अब बाबा बागेश्वर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आता है तो सब नफरत पर बात करते हैं, इसलिए ऐसे बाबाओं को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, और हम नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि धीरेन्द्र जो दुनिया का नंबर 1 फ्रॉड है, नटवर लाल है, इसको समाज में रोकने की जरूरत है। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और बिहार में आने से रोकने की जरूरत है, उनकी जगह जेल है। तो वहीं बिहार के गोपालगंज पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए आगे भी पद यात्रा करेंगे। इस बीच बाबा बागेश्वर ने खुद को बिहारी बताते हुए कहा कि वो हमेशा बिहार आते रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने यह भी घोषणा कर दी कि बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। क्यों बाबा बागेश्वर को लेकर इतना ज्यादा माहौल खराब किया जा रहा है? बाबा बागेश्वर को लेकर के ही नहीं, बाबा रामदेव आए, उनके खिलाफ जितने हिंदू साधु संत हैं, ये इस तरह के गुंडे मवालिक किस्म के जो लीडर हैं, इस तरह का बकवास करते हैं। रियलिटी में जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो नेतागिरी कर रहे हैं बिहार में। विडंबना देखिए, सारे चोर उचक्के नेता बन गए वहां, समझ में नहीं आता। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बिहार में अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन वो इन लोगों के खिलाफ नहीं आवाज उठाते, इन लोगों के दबाव में दबे रहते हैं। तो पहली चीज तो ये भाई, पता नहीं कैसे कैसे हिंदुस्तान में ये सिस्टम चलता है। भाई पप्पू यादव से किसी को पूछना चाहिए, भाई क्या आपका कनेक्शन रहा है पुरलिया आर्म्स ड्रॉप से? ये बड़े बड़े नेता बन गए हिंदुस्तान के अंदर में, किडनैपिंग की इंडस्ट्री चला के बिहार में। ये सब दिक्कत क्या है? ये राजनीति का एक नया फॉर्मूला लालू यादव जो लेकर के आए, MY यादव मुसलमान मिल जाएंगे, सत्ता हमारे पॉकेट में होगा। इसलिए मुसलमानों के किसी मौलवी मौलाना के खिलाफ ये पप्पू यादव जैसे जंतु ये एक शब्द नहीं बोल सकते। चाहे वो पप्पू यादव हो, लालू यादव, तेजस्वी, ये जितने सेकुलर जमात के लोग हैं, इसमें जेडीयू के लीडर्स भी हैं, अभी तो कुछ कुछ बोलने लग गए। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बोलने में बड़ा मजा आता है।
रामचरितमानस जो है वो घृणा उससे फैलता है? रामायण को जला देना चाहिए, राम मंदिर फालतू है, कुंभ फालतू है, सब कुछ फालतू है। तो इनकी दिक्कत क्या है? ये नकली हिंदू हैं। अब बात आज की आखिरी खबर की। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे में भारतीय टीम की फाइनल में जीत का जश्न मनाने वाली रैली पर पथराव कर दिया गया, जिससे दो पक्षों में झड़प हो गई और पूरे शहर में तनाव फैल गया। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, शांति है। तो वहीं एक खबर राजस्थान से भी सामने आई, जहां विजयनगर और भीलवाड़ा शहरों में एक धर्म विशेष के युवकों द्वारा लड़कियों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर गैंग रेप के साथ जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आज इसको लेकर भीलवाड़ा शहर बंद भी है। बंद को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से शहर की निगरानी भी की जा रही है। दोनों मामले अलग है, लेकिन हिंसा है। इस तरह की हिंसा को कौन बढ़ावा दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जो हो रहा है ये एक जवाबी कार्रवाई है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना जरूरी है। हिंदुस्तान में सरकार कुछ नहीं करेगी, हिंदुस्तान में सरकार कुछ नहीं करेगी, चाहे महू हो और चाहे भीलवाड़ा हो। एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, दोनों बीजेपी की सरकार है। हिंदू संगठन सड़कों पे है। क्यों? सरकार के काम काज करने का अलग तरीका है। वहां हिंदू सही भी होगा फिर भी वो जो है, बीजेपी की सरकार भी होगी फिर भी वो प्रताड़ित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर है कि कोई भी हिंदू बच्ची को गैंगरेप कर दे, उसका धर्मांतरण करने की हिम्मत कर लेता है। डर होता तो नहीं करता। तो हिंदू समाज जो है इसी तरह से जागृत हो रहा है, उसको समझ में आ गया फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला यह है कि मुसलमानों से क्यों डरता है पुलिस, क्यों डरती है सरकार? कुछ बवाल होता है 2000 पहुंच जाते हैं। सब्जी वाले से कुछ झगड़ा होगा, देखिए 1000 लोग पहुंच जाएंगे। वो भीड़ में आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन, उनकी हालत पतली हो जाती है। तो ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार आपने हिंदुस्तान की जीत पे प्रोसेशन जा रहा है, पत्थर मारने की हिम्मत कर दिया आपने, तो हिंदू को तो बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हिंदू इस तरह से एकत्रित होकर के सड़कों पे नहीं उतरेंगे, ये तब तक ये सरकार चाहे किसी की हो, बीजेपी की हो, कहीं भी हो। योगी आदित्यनाथ जैसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना। योगी आदित्यनाथ तो यदा कदा उस तरह के, बाकी सब तो मुख्यमंत्री जो है वो पता नहीं क्या, उनको खुद ही डर लगा रहता है कि वो बवाल मच जाएगा, हम क्या करेंगे। अरे भाई, मुस्लिम भीड़ आती है तो आप लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो हिंदू लोगों ने इसका रिएक्शन दिया है, हिंदू संगठनों ने, उनको समझ में आ गया है ट्रिक, और इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट है। घटना तो छोटी मोटी वो जो चलता ही रहता है, पाकिस्तान जीतता है तो लोग पटाखे फोड़ते हैं, चलाते हैं बेखौफ होकर के। लेकिन ये दोनों ही घटनाएं वो इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में कि अगर इस तरीके से हर शहर में किसी भी उस तरह के मामले के ऊपर लोग सड़कों पे आने लग जाएंगे, ये पुलिस, ये सरकार फिर हिम्मत नहीं करेगी कि वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।